सम्राट अशोक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित साम्राज्य को संभाला, और अब आप जो जानकारी हासिल करने जा रहे हैं वह 1837 तक एक रहस्य बनी हुई थी। 1837 में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख पढ़ा, जिस पर देवानामप्रिय और प्रियदर्शी नाम के राजा का जिक्र किया गया था। यह नाम इतिहास के किसी भी राजा से मेल नहीं खाता था और यह एक रहस्य बना हुआ था। फिर श्रीलंका में बौद्ध विवरणों की जांच के बाद पता चला कि एक महान और उदार मौर्य राजा हुए, जिनका उल्लेख प्रियदर्शी नाम से किया गया था। और 1915 में एक और शिलालेख मिला जिसमें लेखक ने स्वयं को सम्राट अशोक प्रियदर्शी के नाम से व्यक्त किया। अब यह साफ हो गया कि जिस उदार महान सम्राट प्रियदर्शी की बात शिलालेखों में की गई है वे कोई और नहीं, मौर्य साम्राज्य के चमकते सितारे चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र व बिंदुसार के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक हैं। तो आइए ये जानते हैं कि सम्राट अशोक चंड अशोक से धम्म अशोक कैसे बने। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, आज पटना है, में हुआ था। अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, पिता का नाम बिंदुसार था और माता शुभ्रदांगी थी। वे मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए थे। महाराज बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें से सबसे प्रिय उन्हें सुसीम था। वे अशोक को कुरूप कहते थे और अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण अशोक में क्रूरता का भाव उत्पन्न हो गया। वे कुशल, साहसी व निडर राजकुमार होने के बावजूद अपने पिता से तिरस्कृत होते रहे। तक्षशिला और उज्जैनी, इन दो राज्यों में विद्रोह को दबाने के लिए फिर भी महाराज बिंदुसार ने अशोक को ही भेजा था। तक्षशिला में अशोक को युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तक्षशिला पहुंचते ही तक्षशिला वासियों ने उसका फूलों से स्वागत किया और तक्षशिल की सेना ने शस्त्र डाल दिए, क्योंकि वह सुसीम के कुशासन से परेशान हो चुके थे और अशोक में उन्हें उसके दादाजी की झलक दिखाई देती थी। इधर उज्जैन में अशोक युद्ध लड़ रहे थे और उधर मगध में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। उज्जैन से लौटते ही अशोक ने सिंहासन हड़प लिया, क्योंकि उसका मानना था कि जो साम्राज्य को संभालने लायक हो उसे ही सम्राट बनना चाहिए। स्रोतों की माने तो अशोक ने अपने सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह बहुत बढ़ चढ़कर बोली गई बात थी, किंतु अशोक अपने शासन के आरंभिक समय में काफ़ी क्रूर शासक था, इसीलिए लोग उसे चंड अशोक भी कहते थे। अशोक की कई पत्नियां थीं, जिनमें देवी अशोक की पहली पत्नी थी। वह एक बौद्ध अनुयायी की पुत्री थी। कारुवकी उनकी दूसरी पत्नी थी, जो कलिंग की राजकुमारी थी। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक ने सम्राट बनने के बाद कलिंग राज्य, आज उड़ीसा राज्य में है, राज्य पर आक्रमण किया। यह युद्ध 262 से 260 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। दक्षिण में कलिंग राज्य के पास विशाल सेना थी, लेकिन सम्राट अशोक इसे हर हाल में जीतना चाहते थे, क्योंकि दक्षिण की ओर जाने वाले जमीनी व समुद्री दोनों रास्तों पर कलिंग राज्य का नियंत्रण था। इसलिए मौर्य शासन के लिए उस पर नियंत्रण करना जरूरी हो गया था। युद्ध 2 साल चला, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ। लाखों लोगों की मृत्यु हुई, हजारों औरतें विधवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ हुए
और मारे भी गए, क्योंकि कलिंग के युद्ध में सभी शामिल थे। किंतु इसके उपरांत अशोक को पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा और उन्होंने युद्ध त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उन्होंने राजकाज छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने प्रजा को अपनी संतान की भांति पाला। अशोक ने धम्म नीति को अपनाया। धम्म की नीति किसी धार्मिक आस्था या व्यवहार की नीति नहीं है। अशोक ने इसे अपनी प्रजा के नैतिक विकास और सामाजिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अपनाया था। इसके तहत यह उपदेश दिया गया था कि लोग अपने माता पिता की बात मानेंगे, ब्राह्मणों और भिक्षुओं का सम्मान करेंगे, दासों और सेवकों के प्रति दया भाव दिखाएंगे और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे। सम्राट अशोक ने धम्म नीति व बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए कई शिलालेख व स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उन्हें पढ़ के सुनाने का आदेश दिया। वह मध्य एशिया और श्रीलंका में दूत भेजे। अशोक ने धम्म नीति के जरिए मध्य एशिया, यूनान, श्रीलंका तक अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित किया। सम्राट अशोक ने 35 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं और इसमें एक चक्र है जो धर्म के निरंतर चलने का प्रतीक माना गया है। वहीं शेर को बुद्ध का प्रतीक माना गया है। एक शरीर के भीतर 2 व्यक्तित्व को सम्राट अशोक ने जिया। सम्राट अशोक ने तलवार के दम पर पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर की। वहीं अपनी धम्म नीति से उन्होंने दूसरे देशों में भी विजय पताका लहराई। आज लोग सम्राट अशोक को गौतम बुद्ध के दूत के रूप में देखते हैं। उन्होंने हजारों साल पहले जिस धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी थी वह आज भी हमारे संविधान में जिंदा है। अशोक का इतिहास हमारे देश की गौरव गाथा है। इसे अपने बच्चों को सुनाएं और बताएं कि जिस देश में उनका जन्म हुआ है उस देश का वर्तमान और इतिहास दोनों ही गौरवशाली और अद्भुत हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी अगली वीडियो में मौर्य काल की राज्य व्यवस्था, प्रशासन व निर्माण के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।